एक कमरे वाले गरीब बहू को मिला बड़े बंगले वाला ससुराल। शहर के सबसे बड़े और आलीशान बंगले में रहने वाला अखिल सिंघानिया अपने परिवार का सबसे अलग और सबसे बेफिक्र बेटा था। राज सिंघानिया पूरा शहर जिनकी अमीरी और रुतबे से परिचित था, वो चाहते थे कि उनका छोटा बेटा अखिल भी उन्हीं की तरह बड़ा बिजनेसमैन बने। पर अखिल वो तो बिल्कुल उल्टा था। जहां उसके पिता बोर्ड मीटिंग में रोमांच ढूंढते थे, वहीं अखिल को रोमांच सिर्फ पहाड़ों, जंगलों और प्राकृतिक जगहों से मिलता था। अखिल फिर से गाड़ी लेकर निकल गया। ये लड़का एक जगह टिकता ही नहीं है। ये कोई घूमने फिरने की उम्र है? इसे मेरी कंपनी संभालनी है। ये फालतू जंगलों में फोटो खींचता फिर रहा है अभी। पापा छोड़िए ना उसे, घूमने दीजिए। दुनिया खोजने में कोई बुराई नहीं है। हाँ सासू माँ, अखिल तो बस हिरणों और बंदरों की फोटोग्राफी में ही बिजी रहता है। अरे तो क्या हुआ, कोई तो है घर में जिसे नेचर पसंद है। तुम सब दिन रात फोन में लगे रहते हो। बस मेरे सामने उसके पक्ष में कोई बात नहीं करेगा। आज लौटेगा तो देख लेना मैं क्या करता हूँ उसका। अखिल ने कभी घर की परंपरागत लाइफस्टाइल नहीं अपनाई थी। ना उसे महंगे कपड़ों का शौक था और ना ही बिजनेस की मीटिंग्स का। बस कैमरा, सफर और आजादी। और उसी आजादी की तलाश में वो इस बार निकल पड़ा था महाराष्ट्र के जनजातीय इलाकों में। अखिल अकेले गाड़ी चलाते हुए घने जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजर रहा था। उसका कैमरा उसके बैग में रखा था और आंखों में नए एडवेंचर की चमक थी। ये जगह बिल्कुल अनटच्ड है। वाह, कमाल है यार। यहाँ पर तो बहुत कुछ कैप्चर करने लायक है। पापा समझे ना समझे, लेकिन यही मेरी असली दुनिया है। बस्ती जैसे ही अखिल की गाड़ी देखती है तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती हैं। कुछ आदमी हाथों में लाठियां पकड़ लेते हैं। कौन है ये? शहर का बाबू लगता है। कहीं सरकारी आदमी तो नहीं है? इसके हाथ में बैग है, इसमें क्या होगा? कैमरा है क्या? फोटो खींचना है? अखिल धीरे से गाड़ी से उतरता है और लोगों की तरफ बढ़ता है। नमस्ते, मैं बस फोटो खींचने के लिए आया हूँ। मैं कोई अधिकारी या पत्रकार नहीं हूँ। लेकिन गांव वाले घबरा जाते हैं। कुछ उसे घूर कर देखते हैं तो कुछ आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे उसे घेरने वाले हो। अखिल डर तो जाता है पर समझ नहीं पाता कि ये लोग इतने सतर्क क्यों हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक लड़की आगे आती है। हल्की सांवली, बड़ी बड़ी आंखें, बेहद आकर्षक लेकिन सरल चेहरा, पीठ तक जाती लंबी चोटी और पहनावे में सादगी पर बहुत ही खूबसूरत। रुकिए, ये आदमी खतरनाक नहीं है? तू कैसे कह सकती है? अहिल्या अखिल के कैमरे पर नजर डालती है। लेंस के ऊपर छोटे अक्षरों में लिखा था, वाइल्ड फोटोग्राफी एडिशन। देखो, इस पर लिखा है फोटोग्राफी। ये फोटो खींचने आया है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने। गांव वाले धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तुम पढ़ सकती हो? थोड़ा बहुत। गांव में एक बार मैडम आई थी सरकारी योजना के तहत, उनसे पढ़ना सीखा था। अखिल पहली ही नजर में उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं प्रकृति और लोगों की जिंदगी को कैमरे में कैद करता हूँ। आप अगर इजाजत दें तो मैं यहाँ रहकर कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ। तस्वीरें खींचेगा? क्या करेगा उससे? हमारे जंगल की तस्वीरों से? हाँ, पेड़, नदी, ये लोग, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मैं बस इन्हीं की फोटोज लूंगा। इसे रहने दीजिए, ये नुकसान नहीं करेगा। गांव के लोग सहमति से सिर हिलाते हैं और अखिल को थोड़ी राहत मिलती है। तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरा कैमरा ही नहीं बचता। हाँ, शायद आप भी नहीं। दोनों हल्का सा हंसते हैं। यही था उनका पहला जुड़ाव। अगले कुछ दिनों तक अखिल गांव के हर कोने में घूमता है। अहिल्या अक्सर उसके साथ होती है। उसे रास्ते बताती, नदी दिखाती, पहाड़ी दिखाती। ये देखिए, हमारा सबसे पुराना बरगद का पेड़, गांव का गर्व है। बहुत सुंदर। मुझे तो ऐसा पेड़ शहर में कब से नहीं दिखा। हमारे यहाँ सब कुछ खुला है, जंगल, हवा, नदी। आप लोगों के शहर में ये सब है क्या? नहीं नहीं, वहाँ तो फ्लैटों में भी हवा किराए की लगती है। अहिल्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अखिल उसके हंसते ही उसे निहारने लगता है। अहिल्या अखिल को एक दो नहीं बल्कि कई अद्भुत जगहें दिखाती है। नदी किनारे नीले पत्थरों का रास्ता, पहाड़ी की चोटी जहां से सूरज उगता हुआ दिखता था, जंगल का हिस्सा जहां रंग बिरंगे पक्षी थे, मिट्टी के घरों की लंबी कतारें और वो पगडंडी जहां चलते हुए दोनों घंटों बातें करते हैं। तुम यहाँ की इतनी चीजें कैसे जानती हो? क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुई, यही बड़ी हुई। प्रकृति से प्यार तो हमारे खून में है। काश मैं अभी ऐसी जिंदगी जी पाता। एक शाम अहिल्या अखिल को अपने घर लेकर जाती है। घर एक कमरा था जहाँ 7 लोग रहते थे।
ये मेरा संसार है, छोटा है पर प्यार बहुत है। तुम लोग इतने छोटे घर में कैसे रहते हो? मजबूरी में जगह नहीं देखी जाती, दिल बड़ा होना चाहिए, घर बड़ा होने की जरूरत नहीं। ये बात अखिल के दिल में सीधी उतर जाती है। अखिल का दिल बदलने लगता है। वो सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि अहिल्या को भी कैमरे में कैद करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद अखिल को वापस लौटना पड़ता है। अहिल्या उसे गांव के बाहर तक छोड़ने आती है। क्या आप फिर आएंगे? हाँ, अब तो शायद बहुत बार। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ जंगल और पहाड़ नहीं है, यहाँ तो तुम भी हो ना। अहिल्या शर्मा जाती है। अखिल उसके चेहरे की वो मासूम मुस्कान कभी नहीं भूलता। अखिल जैसे ही बंगले में दाखिल होता है, राज सिंघानिया का गुस्सा फट पड़ता है। कहाँ था तो? क्या कर रहा था तू जंगलों में? पापा, मैंने पहले भी तो कहा था ना। बस, आज के बाद कहीं नहीं जाएगा तू। बिजनेस संभाल, जिम्मेदारी सीख। ये हर महीने जंगलों में भागने का शौक खत्म कर अब। अखिल बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अब मैं कोई ऐसा फैसला लेने वाला हूँ जो आपकी उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा हो तो सभी चुप हो जाते हैं। कौन सा फैसला? अखिल गहरी सांस लेता है, सोचता है और कह देता है, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है और लड़की उसी जनजातीय कस्बे की है। क्या कहा तूने? तू मजाक कर रहा है ना? हाँ? नहीं पापा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गरीब घर की लड़की, एक कमरे वाले घर की। बेटा तू सोच ले, तो ये सीरियल लग रहा है। अब इस घर में जंगल की बहू आएगी। चुप रहो यार, देखो अखिल कितना सीरियस है। हम सिंघानिया हैं, शहर के सबसे अमीर खानदान में एक जनजाति लड़की बहू बनकर आएगी। क्या सोचेंगे लोग? लोग क्या सोचेंगे ये कभी आपकी चिंता रही है पापा? नहीं ना, मैं बस उससे प्यार करता हूँ। रूप, रंग, कपड़े, आदतें, बेटा सोच समझ कर फैसला ले। माँ, वो दिल की बहुत अच्छी है, मुझे बस आपकी हाँ चाहिए। घर में कुछ क्षणों का मौन छा जाता है। राज सिंघानिया के चेहरे पर कठोरता और पिता वाले दर्द दोनों थे। अगर तुझे लगता है कि तू खुश रहेगा तो ठीक है। अखिल के चेहरे पर चमक आ जाती है। तो हमें लड़की से मिलना होगा। मैं भी चलूंगी, देखना चाहती हूँ अखिल की ये गांव की परी। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। एक लंबी कारों की कतार, महंगे कपड़े, सोने के आभूषण, शानदार सूट पहने लोग। जब कारें अहिल्या के गांव में रुकती हैं तो पूरा गांव हैरानी से भर जाता है। अरे देखो मोटर गाड़ी, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। कौन लोग हैं ये? सबसे पहले कार से राज सिंघानिया उतरते हैं। उनके पीछे सुलोचना, विवेक, राधिका और आखिर में अखिल। अहिल्या के माता पिता दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। ऐसी अमीरी उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। नमस्ते, अंदर आइए। नमस्ते, हम अपनी बहू के लिए आए हैं यहाँ पर। अहिल्या की माँ के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों एक साथ था। अहिल्या धीरे से घर से बाहर आती है। उसने अपनी वही साधारण सी पारंपरिक ड्रेस पहनी थी, चेहरे पर घबराहट पर आंखों में चमक। हाय अहिल्या। नमस्ते। बहुत सुंदर है पर बहुत देसी भी। देसी तो होनी ही थी, जनजातीय लड़की है। अहिल्या परिवार के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। बिटिया, तुम्हारा नाम अहिल्या है ना? जी। तुम्हें शहर पसंद आएगा? शहर तो कभी देखा नहीं, पर अगर अखिल वहाँ है तो मैं सब सीख लूंगी। ये सुनते ही सुलोचना का दिल पिघल जाता है। सुलोचना अपने बैग से एक सुंदर दुपट्टा निकालती है जिसमें सोने का हल्का सा काम था। ये हमारे खानदान की परंपरा है। बहू को पहला दुपट्टा सास देती है। अहिल्या की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना मान, इतने बड़े लोग हमारी लड़की के लिए। जब लड़की अच्छी मिल जाए तो गरीब अमीर का फर्क नहीं देखा जाता। सोने के कंगन, मिठाई, साड़ी और शगुन का सामान दे दिया जाता है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं कि इतने अमीर लोग एक साधारण लड़की का रिश्ता ले रहे हैं। अहिल्या के पिता दोनों हाथ जोड़ देते हैं। भगवान आपको खुश रखे साहब, हमारी बेटी का ध्यान रखना। जी बिल्कुल रखूंगा। गांव में पहली बार इतनी बड़ी शादी हो रही थी। महंगे कपड़े, फोटोग्राफर, लाइटिंग, सजावट, सिंघानिया परिवार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे तो लग रहा था कि ये मॉडर्न मेकअप नहीं करवा पाएगी, पर कितनी प्यारी लग रही है। क्यों, गांव की लड़की सुंदर नहीं होती? शादी के बाद जब विदाई होती है तो अहिल्या की माँ उसे गले लगाकर रो पड़ती है।
बेटी, अब तू बहुत बड़े घर जा रही है, वहाँ सब नया होगा, पर तू डरियो मत। माँ, मैं सब संभाल लूंगी। गाड़ी जैसे जैसे गांव से दूर होकर शहर की चकाचौंध में प्रवेश करती है, अहिल्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, लोग यहाँ कैसे रहते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी बस्ती में रहती हो, बस यहाँ घर जमीन से नहीं आसमान से जुड़े होते हैं। ये सब मैंने कभी नहीं देखा था। गाड़ी बंगले के सामने रुकती है। एक बहुत बड़ा गेट, चौकीदार, बाउंड्री में लंबी लंबी लाइटें, अंदर गार्डन और बीच में एक महल जैसा बड़ा बंगला। अहिल्या स्तब्ध रह जाती है। ये आपका घर है? अब हमारा घर। अहिल्या की आंखें भर आती है। बंगले में जैसे ही वो कदम रखती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा थिएटर रूम, जिम, चमकदार किचन, गेस्ट रूम, स्विमिंग एरिया, विशाल लिविंग रूम और कपड़ों के लिए अलग चेंजर रूम। अहिल्या चौंकती जा रही थी। इतना सब, इतने कमरे, क्या इतने में लोग खो नहीं जाते? हाँ, मैं खुद 2 बार रास्ता भूल चुकी हूँ। लेकिन अब तुम भी सीख जाओगी। अखिल उसे एक खूबसूरत कमरा दिखाता है। डबल बेड, बड़ी अलमारी, पर्दे, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ नया। ये कमरा तुम्हारा है, अब ये तुम्हारी ही दुनिया है। अहिल्या को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं एक कमरे में 7 लोगों के साथ रहती थी और यहाँ एक कमरा बस मेरा। हाँ बिटिया, अब तुम हमारी बहू हो। यहाँ तुम्हें वही मिलेगा जो दूसरी बहुओं को मिलता है, सम्मान, प्यार और आराम। अहिल्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा जीवन सपने में भी नहीं देखा था। और मैंने इतनी सच्ची लड़की कभी नहीं देखी। पूरे घर में ढोल और फूलों के साथ अहिल्या का स्वागत किया जाता है। बहू, ये आरती है, पैर आगे बढ़ाओ। सावधान, पहली बार पैर रखते रखते फिसलना मत। अरे चुप रहो, बहू डर जाएगी। अहिल्या पांव धीरे धीरे आगे रखती है। पूरे घर में उसके कदमों की लाल रंग की छाप पड़ती है। अब ये घर पूरा हो गया। रात को अहिल्या अखिल के पास बैठती है। आखिर मुझे नहीं पता कि मैं इतनी अमीरी में फिट बैठ पाऊंगी या नहीं। तुम जैसा दिल चाहोगी वैसी बन जाओगी। ये घर तुम्हें बदलने के लिए नहीं आया, ये घर तुम्हें अपनाने के लिए बना है। धन्यवाद इतना सब देने के लिए। ये सब तुम्हारा हक है। वो कमरे की तंगी से निकलकर बंगले की शान तक पहुंचती है, लेकिन उसने अपना दिल नहीं बदला, अपनी सादगी नहीं छोड़ी और अपने संस्कारों को ही अपनी असली पहचान बनाया। शहर के पुराने मोहल्ले में हरि मोहन जी का छोटा सा लेकिन स्नेह से भरा घर था। घर में सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और माँ सरस्वती की आवाज से होती है। माधुरी बेटा, चाय पी ले फिर मंदिर चली जा। और ऐश्वर्या, तू अब तक उठी नहीं? बिस्तर में चादर ओढ़े ऐश्वर्या झुंझलाते हुए बोलती है। मम्मी, छुट्टी का दिन है, थोड़ा तो सोने दो ना। हर वक्त पढ़ाई, पूजा, रसोई, आपको तो बस यही काम दिखते हैं। पास ही बैठी बड़ी बहन माधुरी मुस्कुराई। छोटी, ये काम भी तो जिंदगी का हिस्सा है, सब कुछ अपनी जगह जरूरी है। आप ना दीदी ज्यादा ही गंवार हैं। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि जिंदगी राजकुमारी की तरह जीनी चाहिए। छोटी, ये काम भी तो जिंदगी का हिस्सा है, सब कुछ अपनी जगह जरूरी है। राजकुमारी बनना गलत नहीं है बेटा, पर दूसरों के दिल में राज करना ज्यादा अच्छा होता है। मम्मी, ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो स्मार्ट होना जरूरी है, इमोशनल नहीं। दिन यूं ही बीतते गए। अब दोनों बहनों की उम्र शादी की हो चुकी थी। हरि मोहन जी के माथे पर हल्की चिंता की लकीरें थी। एक दिन पंडित जी रिश्ता लेकर आए। हरि मोहन जी, 2 बहुत ही अच्छे रिश्ते मिले हैं। एक है आदर्श, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, और दूसरी तरफ है रमेश, मेहनती, ईमानदार पर साधारण परिवार से। रमेश क्या करता है पंडित जी? दिहाड़ी मजदूर करता है और बहुत संस्कारी और मेहनती है। मैं तो कहता हूँ अपनी बड़ी बेटी की शादी रमेश से कर दीजिए, बहुत खुश रहेगी वो। हरि मोहन जी ने सोचा, माधुरी जैसी शांत लड़की के लिए सादगी वाला लड़का ही अच्छा रहेगा, और ऐश्वर्या जैसी मॉडर्न लड़की अमीर घर में ही फिट बैठेगी। हम साधारण परिवार ढूंढकर माधुरी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, और कहीं छोटी ऐश्वर्या को घमंड न चढ़ जाए।
वक्त सिखा देगा। और रमेश के परिवार में काफी सम्मानजनक लोग हैं, बिटिया को बहुत खुश रखेंगे, यकीन मानिए। रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। घर में 2 शादियों का माहौल था। दीवारों पर झालरें टंगी थी, घर में मेहमानों का तांता। माधुरी अपनी शादी की सादी सी गुलाबी साड़ी पहनकर किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वहीं ऐश्वर्या अपने डिजाइनर रेड लहंगे में आईने के सामने खड़ी थी। वाह, मैं तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही हूँ। तेरे मन की खुशी सबसे बड़ी बात है छोटी। आपको तो सादगी में ही खुशी मिल जाती है दीदी। मैं तो बड़े घर की बहू बनूंगी, गाड़ियों में घूमूंगी, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी। बेटा, घर का आकार नहीं, दिल का आकार बड़ा होना चाहिए। पर ऐश्वर्या ने उनकी बात अनसुनी कर दी। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल पहुंचती हैं। माधुरी जब रमेश के छोटे से घर में पहुंचती है तो उसकी सास विमला जी ने थाली में आरती सजाकर कहा, आओ बेटी, लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई हो। छोटी नंद पिंकी और नीलम खिलखिलाती बोली, भाभी, आपकी साड़ी तो कितनी प्यारी है। अब हम सब मिलकर घर सजाएंगे। हाँ, बिल्कुल गुलाबी परी की तरह। माधुरी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसने सोचा कि सादा घर है पर अपनापन बहुत है। दूसरी ओर ऐश्वर्या जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां सन्नाटा था। सास मोना जी फोन पर किसी किटी पार्टी में व्यस्त थी और नंदप्रिया अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकली थी। पति आदर्श ने गेट पर ही कहा, तुम जाओ कमरे में, मेरी एक मीटिंग है। ऐश्वर्या ने हल्के गुस्से में पूछा, गृह प्रवेश नहीं होगा? आदर्श ने बिना देखे कहा, यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस जाओ। ऐश्वर्या चुपचाप कमरे की ओर चली गई। महंगे पर्दे, झूमर और सजावट सब कुछ था, पर प्यार और गर्मजोशी का नामो निशान नहीं था। तो वहीं माधुरी धीरे धीरे रमेश के घर के रंग में ढलने लगी। सुबह सास विमला अपनी बहू के साथ रसोई में, अरे बहू, जरा नमक पास कर। जी माई जी। माधुरी मुस्कुराते हुए बोली। रमेश शाम को मजदूरी से लौटकर कहता है, माधुरी, आज आपके लिए कुछ लाया हूँ। माधुरी हंसकर बोलती है, फिर से? क्या? पायल? रमेश ने जेब से जलेबी का पैकेट निकाला। आज तो मिठाई खा लो, बहुत मेहनत की है आज। माधुरी की आंखें चमक उठी। तुम्हारी मेहनत ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। उधर ऐश्वर्या के दिन अब सन्नाटे में बीतने लगे। सास मोना रोज क्लब और किटी पार्टी में व्यस्त हुआ करती है। ऐश्वर्या, तू भी अपने दोस्तों के साथ घूम ले। घर में क्या कर रही है? मम्मी, लेकिन दिवाली आ रही है, कुछ तैयारी करे। दिवाली? ओह प्लीज, वो सब पुरानी सोच है। हम लाइटिंग कंपनी भेज देंगे, हमें खड़ने की क्या जरूरत। तभी नंदप्रिया ताने मारती है, भाभी, आप तो बहुत ट्रेडिशनल है। यहाँ ब्रांडेड चीजों का रिवाज है। आप किस जमाने में जी रही हो? थोड़ा मॉडर्न टेक्सचर अपनाओ। इस तरह ऐश्वर्या को उसकी नंद कहकर वहां से चली जाती है। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। ऐश्वर्या का पति आदर्श ऑफिस से देर रात लौटता है और एक दिन ऐश्वर्या बोलती है, थोड़ा वक्त निकालो ना मेरे लिए। आदर्श झल्ला कर बोलता है, मुझे नाटक मत दिखाओ, जो चाहिए ले लो, पैसे ले लो, समझे तुम? वैसे भी एक औरत को चाहिए ही क्या? पैसा, रईस वाली जिंदगी, वो तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, ठीक है? इस तरह आदर्श ने पैसे फेंक दिए मेज पर। ऐश्वर्या रो पड़ी। महंगे महलों में रहने के बावजूद उसे सच्चे रिश्तों की कीमत समझ आने लगी थी। दिन बीतते गए। अब मौसम बदल चुका था। हवा में मिठाइयों की खुशबू और दीपावली की गीत गूंजने लगे थे। बाजारों में चहल पहल थी। हर घर में सफाई और सजावट का दौर चल रहा था। लेकिन इस बीच दोनों बहनों के घरों में अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे थे। रमेश का घर छोटा जरूर था, लेकिन हर कोने में मेहनत और प्रेम की झलक थी। सास विमला झाड़ू लगाते हुए बोलती है, बहू, इस बार सोच रही हूँ कि घर के बाहर वाली दीवार पर मिट्टी के दिए खुद ही बना लें। जी माई जी, हम सब मिलकर करेंगे। इस बार घर को ऐसा सजाएंगे कि लक्ष्मी माँ खुद रुक जाए। भाभी, आप रंगोली बनाएंगी ना? पिछले साल तो हमसे ठीक से बनी ही नहीं थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माधुरी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। इस बार हम फूलों से रंगोली बनाएंगे। रमेश काम करके घर लौटा। सुनो माधुरी, आज मैंने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया है, तो सोचा कि कुछ पैसे बचा लूं दिवाली के लिए। क्यों?
ताकि तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीद सकूं। रमेश ने झिझकते हुए कहा और माधुरी हंस पड़ी। नई साड़ी की जरूरत नहीं रमेश, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सास विमला ने ताली बजाई। वाह, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। इस तरह पूरा घर हंसी खुशी से गूंज उठा। दूसरी तरफ ऐश्वर्या के बड़े से बंगले में सन्नाटा पसरा था। लॉन में महंगी इलेक्ट्रिक लाइटें लगी थी, दरवाजे पर इंपोर्टेड तोरण टंगा था, पर दिलों में अंधेरा था। मम्मी जी, दिवाली की पूजा कब करेंगे? सास मोना हंसते हुए बोलती है। अरे वो सब तो नौकर कर देंगे, तुम क्यों परेशान होती हो? वैसे भी आज क्लब में दिवाली पार्टी है, मैं वही पूजा कर लूंगी। लेकिन माँ जी, लक्ष्मी पूजन तो घर में होता है ना? मोना ने आंखें घुमाई। ये सब मिडिल क्लास आदतें छोड़ दे ऐश्वर्या। अमीर लोग दिल से नहीं, स्टाइल से त्योहार मनाते हैं। नंद प्रिया ने तंज कसा। भाभी, आप चाहे तो किचन में जाकर दिया जला लीजिएगा, वैसे वहाँ अंधेरा रहता है। सब हंस पड़ी। ऐश्वर्या ने चुपचाप अपनी आंखें नीची कर ली। तभी पति आदर्श कमरे से आवाज लगाता है। ऐश्वर्या, बाहर जाओ, मॉल से सजावट और मिठाई लेकर आओ, मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। ठीक है। ऐश्वर्या ने कहा और कार में बैठकर बाहर निकल गई। उधर उसी समय माधुरी और रमेश भी अपने कस्बे के बाजार में थे। रमेश एक ठेले वाले से बोलता है, भैया 4 रुपए वाले दिए दिखाना। ठेले वाला बोलता है, भैया ये लीजिए, मिट्टी के बने हैं, हाथ से बनाए हुए हैं। माधुरी दिए उठाकर बोलती है, वाह रमेश, देखो कितने प्यारे हैं, इन पर हम खुद रंग भरेंगे। रमेश मुस्कुराता है, तुम्हारा हुनर ही उन्हें असली रंग देगा। इसी दौरान पास की सड़क पर ऐश्वर्या की चमचमाती कार रुकती है। उसने दूर से माधुरी को देखा, हाथ में दिए, आंखों में सुकून, चेहरे पर मुस्कान, और ऐश्वर्या ने कार रोकी और खिड़की नीचे की। अरे दीदी, तुम यहाँ? माधुरी चौंक गई। अरे ऐश्वर्या, तुम? ऐश्वर्या ने आंखें घुमाकर कहा, लगता है गरीबों की दिवाली भी शुरू हो गई है, मिट्टी के दिए खरीदने निकली हो। रमेश ने विनम्रता से कहा, जी हाँ, दिए सादे हैं, पर इनसे ही घर में रोशनी होती है। अच्छा, और हम तो मॉल में क्रिस्टल दिए लाते हैं। खैर, हैप्पी दिवाली दीदी। वो मुस्कुराई नहीं, बल्कि व्यंग के साथ कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गई। माधुरी चुप रही, बस हल्के से बोली, रमेश, कुछ लोग अमीरी में भी बहुत गरीब होते हैं। रमेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, छोड़ो, चलो घर, अपनी असली दिवाली मनाने। घर लौटते ही माधुरी ने पूरे परिवार के साथ तैयारियां शुरू कर दी। पिंकी और नीलम फूल पिरो रही थी, सास दियों में तेल डाल रही थी और माधुरी रंगोली बना रही थी। देखो माँ जी, ये कमल का फूल कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर बेटी, लक्ष्मी माँ जरूर खुश होंगी। रमेश ने पास आकर कहा, चलो अब पूजा की तैयारी करो, ये मिठाई मैंने खुद लाई है। इस तरह पूरे घर में आरती की आवाज गूंज उठती है। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। मिट्टी के घर की दीवारों पर दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। उधर ऐश्वर्या के बंगले में सन्नाटा था। मोना और प्रिया दोनों अपने क्लब में थी। आदर्श बिजनेस मीटिंग में। घर की लाइटें जल रही थी, पर दिल बुझा हुआ था। कितनी अजीब बात है, ऐश्वर्या खुद से बोलती है, इतनी रोशनी में भी अंधेरा महसूस हो रहा है। उसने मोबाइल उठाया। कोई शुभकामनाएं नहीं, कोई परिवार वाला नहीं। नौकर भी छुट्टी लेकर चले गए थे। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। कौन है? दरवाजा खोलते ही ऐश्वर्या सन्न रह गई। सामने माधुरी और रमेश थे, हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर सच्ची मुस्कान लिए। दीदी, तुम यहाँ? सोचा अपनी छोटी बहन को दिवाली की शुभकामना देकर आए। माँ ने सिखाया है, त्योहार तभी पूरे होते हैं जब सब साथ हो। ऐश्वर्या की आंखें भर आई। दीदी, मैंने हमेशा आपको नीचा दिखाया, पर आज समझ में आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, रिश्तों में होती है। माधुरी ने उसे गले लगा लिया। कभी देर नहीं होती छोटी, आज साथ मिलकर पूजा करते हैं। इस तरह तीनों ने मिलकर पूजा की थाली सजाई, दिए जलाए। पहली बार ऐश्वर्या को लगा कि उसका घर सचमुच रोशन हुआ है। अब तो लक्ष्मी माँ खुद कहेंगी कि ये घर नहीं, मंदिर है। माधुरी हंसते हुए बोलती है, और अब पटाखे जलाते हैं। तीनों बाहर आए। मिट्टी के दियों की रोशनी, हंसी की आवाज और रिश्तों की गर्माहट ने पूरी रात को सजा दिया।
मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों कहते हैं कि दियों की रोशनी तब सबसे ज्यादा उजली होती है जब दिए में सच्चा अपनापन जलता है। माधुरी के पास धन नहीं था पर प्रेम था। ऐश्वर्या के पास सब कुछ था पर प्रेम नहीं था। और इस दिवाली ऐश्वर्या ने पहली बार जाना कि गरीब बहन अमीर थी और अमीर बहन सबसे गरीब।